नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2018। जो 2018 में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर नंबर 3 देखेंगे। कैसा पेपर आया था, कितने घंटे का पेपर था, कितने नंबर का पेपर था, कितने क्वेश्चन आए थे, इन सभी तथ्यों की जानकारी एक छोटी सी वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो जो बना हुआ है एक पेपर का निचोड़ है। तो आपको इस वीडियो में 3rd पेपर देखने के लिए मिलेगा। आइए पेपर को हम लोग टॉपिक वाइज शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चूँकि 3 घंटे का पेपर होगा, पूर्णांक 90 नंबर का होगा, 10 नंबर आपको विद्यालय से मिलेगा, ठीक है। यानी पूरा 100 नंबर का एक पेपर जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। तो 90 नंबर जो है वो आपके हाथ में है और 10 नंबर जो है वो विद्यालय के हाथ में है, ठीक है। तो आगे आइए देखते हैं क्या है। निर्देशानुसार सभी खंडों से प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। निर्देशानुसार सभी खंडों से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो खंड अ, खंड ब और खंड स, ठीक है। खंड अ, खंड ब और खंड स, ठीक है। 3 पार्ट में ये 3 खंड में बटा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग खंड अ में देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 50 शब्दों में आपको देने हैं, ठीक है। क्या करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और कितने शब्द में देने हैं, 50 शब्द में, ठीक है। ये 50 शब्दों में देने, यानी आप एक पेज पर, ठीक है, एक पेज पूरा लिख दीजिएगा। और ये क्या है, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 10 क्वेश्चन करना है, ठीक है। और ये 2-2 नंबर के होंगे। तो 2-2 नंबर के होंगे तो ज़्यादा इसमें टाइम आपको भी नहीं लेना है। देखना है कि एक पेज लिख दे, कम से कम एक पेज लिखिए और जल्दी जल्दी थोड़ा सा लिखिए। और जो मेन पॉइंट होता है, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर दीजिए या ब्लैक पेन से लिखिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अधिगम को परिभाषित कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या आया था, अधिगम को परिभाषित कीजिए। तो अधिगम, चूंकि हम लोग वीडियो बना चुके हैं, जो वीडियो आपका क्लास वाइज चल रहा है, टॉपिक वाइज चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का ये क्लास जो टॉपिक वाइज वीडियो चल रहा है इस चैनल पर, ठीक है। तो ये वीडियो हम बना चुके हैं अधिगम की परिभाषा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में भी हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अधिगम लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना, ठीक है। लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना। अधिगम अनुभव द्वारा सीखना कहलाता है, ठीक है। जब हम हमारे पास कोई भी अनुभव आता है तो क्या होता है, हम सीख करके ही अनुभव कोई ना कोई लेते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ, जैसे विद्यालय में हम जाते हैं तो सीखते हैं तो क्या होता है, हमें अनुभव मिलता है। दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि एक बालक जन्म लेते ही सब कुछ नहीं सीख लेता है। यानी जब हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा जन्म लेता है तो वो तुरंत नहीं सीखता है। क्या होता है, समाज में आता है तो समाज में वो चलना शुरू करता है, ठीक है, चलना शुरू करता है, पेन पकड़ना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, फिर आगे क्लास पढ़ना शुरू करता है। तो ये क्या है, क्रमबद्ध वो समाज में आता है तो सीखता है, ठीक है। तो वही लर्निंग है। लर्निंग की परिभाषा आप लोग इस तरीके, अनुभव एवं प्रशिक्षण, एक इसका परिभाषा एक छोटा सा लिख लीजिए। बल्कि आप लोग देखिए क्या होता है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के बाद बालक के व्यवहार में जो सुधार आता है उसी को अधिगम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अनुभव एवं प्रशिक्षण के बाद बालक के व्यवहार में जो सुधार आता है उसी को अधिगम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या आया था पेपर में, अंतिम व्यवहार क्या है, ठीक है। तो अंतिम व्यवहार क्या है, आप अंतिम व्यवहार से क्या समझते हैं। क्वेश्चन आया था अंतिम व्यवहार क्या है। तो अंतिम व्यवहार स्वच्छ, सही और सच्चा ज्ञान लेना देना, यही पहचान है, ठीक है। इंसान के मर जाने के बाद की जाने वाली सभी क्रियाओं को अंतिम व्यवहार कहा जाता है, ठीक है। तो अंतिम व्यवहार क्या होता है, आदमी जो जन्म लेता है, ठीक है, तो जन्म लेता है तो वो बहुत सारी क्रियाएं, अच्छा बुरा व्यवहार उसका होता है, लेन देन होता है, अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारा काम करता है। और मरने के बाद जो क्रिया होता है
वही अंतिम व्यवहार कहलाता है। इसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे बुक तो देखेंगे, ठीक है, आगे देख लीजिए। अधिगम स्थानांतरण क्या है? अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग। लर्निंग स्थानांतरण क्या है? सीखने का स्थानांतरण क्या है? अधिगम स्थानांतरण काल्पनिक के अनुसार हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक परिभाषा है अधिगम स्थानांतरण का, इसको आप लोग देख लीजिए। अधिगम अंतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदत, अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है, ठीक है। यानी पहली परिस्थिति में हमने कुछ सीखा, ठीक है। पहली परिस्थिति में क्या हुआ? मैंने विद्यालय गया, और विद्यालय गया तो कुछ ना कुछ सीखा, कोई सिलेबस से हमने सीख लिया, और उसको दूसरे रूप में, नवीन रूप में स्थानांतरण कर दिया, वही अधिगम का स्थानांतरण हो गया, ठीक है। संबद्ध, चौथा क्वेश्चन क्या है? संबद्ध प्रतिक्रिया के प्रतिपादक कौन थे? ये देखिए, संबंध प्रतिक्रिया के प्रतिपादक कौन थे? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग देखिए, इसका वीडियो हम बनाएंगे जब सिलेबस चालू होगा, सिलेबस नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है? संबंध प्रतिक्रिया के प्रतिपादक, ठीक है। तो रूसी मनोवैज्ञानिक आल्ट पावलोव, ठीक है, पावलोव ने किया। इन्होंने सबसे पहले उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध का अनुबंधन द्वारा व्यक्त किया, ठीक है। तो ये जो संबंध प्रतिक्रिया के प्रतिपादक कौन थे? रूसी मनोवैज्ञानिक आल्ट पावलोव, ठीक है। यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा कि आल्ट कौन थे? पावलोव, ठीक है। ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्मृति क्या है? स्मृति का मतलब क्या है? याद करने से, जो हम लोग याद करते हैं वही, ठीक है। स्मृति क्या है? जो हम लोग याद करते हैं वही स्मृति है। तो स्मृति को क्या? मनोवैज्ञानिक के अनुसार स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति सूचनाओं को संरक्षित रखता है। जब हम किसी विषय को समझ लेते हैं और सीख लेते हैं तब मस्तिष्क इसकी सूचनाओं का भंडारण कर लेता है और इन सूचनाओं का पुनर्रूपण सामान्यतः प्रत्यक्ष के रूप में होता है। जैसे क्या होता है, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो क्या हमारा मस्तिष्क भंडारण कर लेता है, उसका भंडारण कर लेता है। उसके बाद से कोई पूछता है तो उसको हम लोग बता देते हैं, ठीक है। तो वही अपना ये हो गया। एक चीज और यहाँ पर आइए, आप लोग थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक है। संबंध प्रतिक्रिया के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? पावलोव। इन्होंने, पावलोव के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन्होंने जो पावलोव थे, उन्होंने पशुओं पर, विभिन्न प्रकार के पशुओं पर प्रयोग किया, ठीक है। इन्होंने विभिन्न प्रकार के पशुओं पर अपना प्रयोग किया, लेकिन इनका प्रयोग एक कुत्ते पर किया, ठीक है। कुत्ता पर प्रयोग इन्होंने किया। तो कुत्ते का प्रयोग इनका क्या था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। कुत्ते को निश्चित समय पर खाना, जैसे मान लीजिए क्या था, इन्होंने जो प्रयोग किया था वो क्या किया था, एक बॉक्स बनवाए, ठीक है। एक क्या किए, एक बॉक्स बनवाए, बॉक्स में एक कुत्ते को डाल दिया, ठीक है। कुत्ते को निश्चित समय पर खाना दिया जाता था। कुत्ते को कहानी के रूप में आप लोग समझ लीजिए। जैसे कुत्ते को क्या था, कुत्ते को एक निश्चित समय पर खाना दिया जाता था। कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती थी, ठीक है। कुत्ते को निश्चित समय पर बार बार जब खाना दिया जाता था, जब भी उसको खाना दिया जाता था तो उसके मुंह से लार टपकने लगता था। कुछ दिनों बाद भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाने लगी, ठीक है। क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद जब कुत्ते को, पहले तो क्या हुआ, शुरू में अपना रोज रोज भोजन दिया जाता था, बंद किया जाता था, इसमें बंद रहता था कुत्ता। उसको जब भोजन दिखाया जाता था उसके मुंह से लार टपकने लगता था, दे दिया जाता, खाना खा लेता वो। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि खाना देने से पहले उसको पहले घंटी बजाया गया। घंटी बजाने के बाद तुरंत उसको भोजन दे दिया गया। तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रही। अब वो जब भी घंटी बजाते थे तो वो समझ जाता था कि अब वो हमें भोजन मिलने वाला है, तो उसके मुंह से लार टपकने लगता था, ठीक है। तो लार टपकने लगता था। अब क्या हुआ कि घंटी बजती थी, कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था, उसके बाद खाना दे दिया। अब क्या हुआ कि वो ऐसी प्रक्रिया, जब भी घंटी बजती थी तो वो समझता था कि अब मुझे खाना मिलने वाला है, लार टपकने लगता था। तो इसी को एक रूप में ये देखा गया है, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा इसको।
उद्दीपन, उद्दीपन और प्रतिक्रिया। भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपन है, ठीक है। भोजन क्या था? स्वाभाविक, उसका स्वभाव है भोजन करना, लार निकलना, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया था, ठीक है। ये स्वाभाविक उद्दीपन था और ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया, लार टपकने लगता था, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया था। बाद में क्या हुआ कि उसको भोजन स्वाभाविक उद्दीपन दिया गया और घंटी की आवाज़ कृत्रिम दी गई, यानी घंटी जो था कृत्रिम अपना बजाया गया। तो घंटी दिया गया, भोजन साथ में दिया गया तो भी लार निकलता था, यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया था। अब फिर से घंटी की आवाज़, कृत्रिम उद्दीपन, अगर केवल घंटी बजाने पर उसका लार टपकने लगता था, ठीक है। तो ये रहा आपका ये इनका संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत पावलोव के अनुसार, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब वीडियो बनेगा तो उसको विस्तृत रूप से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि क्या है? तो संवेगात्मक बुद्धि दो प्रत्ययों से मिलकर बना है, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि, जो संवेगात्मक बुद्धि है, दो प्रत्यय से मिलकर के बना है, संवेग और बुद्धि, ठीक है। संवेग और बुद्धि। संवेग का अर्थ है उद्वेग, उद्देश्य की अवस्था एवं विवेकपूर्ण चिंतन, योग्यता। इस प्रकार संवेगात्मक बुद्धि एक आंतरिक योग्यता होता है जिसके द्वारा व्यक्ति में संवेगों को महसूस करने, समझने एवं उनका प्रभाव पूर्ण नियंत्रण करने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि हो गया, क्या है। उसके बाद क्वेश्चन 7वां नंबर पर है, सृजनशीलता को परिभाषित कीजिए। यानी सृजनशीलता क्या है? बच्चा क्या करता है? पहले सीखता है, ठीक है। बहुत सारा आप लोग देखे होंगे विद्यालय में बच्चा सीखता है, उसका जो सीखा हुआ होता है उसको सृजन करता है। जैसे मान लीजिए कि नाव बनाता है बच्चा, उसके बाद से मिट्टी के अनेक प्रकार के खिलौना बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? सृजन करते हैं। उसके बाद वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वृद्धि और विकास के अंतर को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसमें क्या होता है? वृद्धि का अर्थ छोटा होता है, विकास का अर्थ बड़ा होता है। वृद्धि एक निश्चित समय तक के लिए होती है, विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता है, इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कल्पना क्या है, ठीक है। कल्पना क्या है? वस्तु का प्रत्यक्षीकरण, मानव मस्तिष्क में प्रतिमानों को स्थापित करता है, वही प्रतिमानों में परिवर्तन करके नवीनता उत्पन्न कर देता है। यानी क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में पहले तो क्या होता है, किसी के प्रति अपना हम लोग सोचते हैं, उसके बाद उसके बारे में कल्पना करते हैं, ठीक है। तो ये कल्पना के बारे में लिख देना है। विस्मृति के दो कारण दीजिए। तो भूलने के दो कारण क्या हैं, ठीक है। क्यों हम भूल जाते हैं, किसी याद किए हुए चीज़ को क्यों भूल जाते हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि इसको अगर देखा जाए तो विस्मृति स्मृति का एक रूप है। स्मृति का मतलब क्या हुआ? याद रखना। विस्मृति का मतलब क्या हो गया? भूलना, ठीक है। तो ये इसमें बाधा, जैसे सैद्धांतिक कुछ कारण है। विस्मृति के दो कारण अगर देना है तो आप सैद्धांतिक कारण और सामान्य कारण लिखेंगे। तो सैद्धांतिक कारण में बाधा होता है, दमन होता है, अभ्यास का सिद्धांत होता है। तो सैद्धांतिक का मतलब क्या हो? मान लीजिए कि बाधा, अगर हम आज पहला चैप्टर हमने पढ़ा, ठीक है, कल हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा, तो क्या होता है? हमें बाधा उत्पन्न ये होने लगता है कि दूसरा चैप्टर जब याद करते हैं तो पहला चैप्टर भूलने लगते हैं, ठीक है। और देखिए, जैसे दमन हो गया, ठीक है, दमन। तो दमन का मतलब कुछ दुखद घटना होती है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने कुछ दुखद ऐसा घटना घटा, उस दुखद घटना को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भूलना चाहते हैं। क्या कर चाहते हैं? भूलना चाहते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है? भूल जाते हैं। फिर मान लीजिए अभ्यास के सिद्धांत। विस्मृति के दो कारण पूछा है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको बाधा यानी क्या हुआ? हमने पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहला चैप्टर भूल गए, धीरे धीरे क्या होता है, ठीक है, ये बाधा उत्पन्न हो जाती है। दमन का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि कोई बुरा हमारे साथ घटना घटता है तो उसको क्या होता है? हम भूलना चाहते हैं और धीरे धीरे क्या होता है? उसको हम भूल जाते हैं। फिर तीसरा क्या है? अभ्यास के सिद्धांत है। तीसरा क्या है? अभ्यास के सिद्धांत। तो अभ्यास का सिद्धांत क्या होता है? अगर हम बार बार किसी चीज़ को अभ्यास न करें तो क्या होता है? हम भूल जाते हैं, ठीक है। थर्नडाइक ने थर्नडाइक ने अभ्यास का सिद्धांत दिया है। इसको हम लोग जो वीडियो बनेगा, अगला वीडियो, उसमें हम लोग देखेंगे इसको। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये 10 क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। जो 10 क्वेश्चन थे, ये 10 क्वेश्चन क्या होता है? खत्म हो जाता है। अब देखते हैं खंड ब, ठीक है। खंड ब लघुत्तरी प्रश्न। इसमें क्या है? हमें 5 क्वेश्चन करने हैं और 8 नंबर के, यानी 40 नंबर का। तो
सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्द में देना है। ठीक है, तो ये इसमें देखिए क्वेश्चन आप लोग केवल समझिए। शिक्षण का संप्रत्यय क्या है? अच्छा शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है, व्याख्या कीजिए। यानी शिक्षण का संप्रत्यय क्या है? अच्छा शिक्षण अधिगम को, जो अच्छा शिक्षण होता है वो अधिगम सीखना जो होता है, लर्निंग को प्रभावित करता है। किस तरीके से प्रभावित करता है इसके बारे में लिख देना है। चर को परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार के चरों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चर दो प्रकार के होते हैं, एक गुणात्मक चर होता है, एक मात्रात्मक चर होता है। ठीक है, एक गुणात्मक चर होता है, एक मात्रात्मक चर होता है। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कोई ना कोई एक गुण लेकर के ही अपना ये आगे बढ़ता है। ठीक है, तो या तो मात्रात्मक होगा या गुणात्मक होगा। विभिन्न प्रकार के गुणों को इंगित करता है। जैसे गुणात्मक जो है वो व्यक्ति के गुणों को अपना इंगित करता है, और मात्रात्मक क्या है? मात्रात्मक चर में चर है जो कि गुण मात्रा को व्यक्त करता है, जो ये गुण है इसके मात्रा को व्यक्त करता है। ठीक है, आगे देखिए। अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है? इसका वर्गीकरण दीजिए। ठीक है, तो अनुदेशात्मक उद्देश्य में BS ब्लूम, ठीक है, ब्लूम महोदय के अनुसार जो है, इसको हम वीडियो बनाए हुए हैं, इनका वीडियो बना हुआ है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है? इसका वर्गीकरण कीजिए। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन करके आ रहा है, यानी जो हमारा खंड ब आएगा उसमें दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन इसको कीजिए या इसको कीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन में अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है, इसका वर्गीकरण दीजिए, या तो इसको करिए या नहीं तो व्यवहार परिवर्तन से आप क्या समझते हैं इसके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, इसको करिए। नेक्स्ट देखिए, चौथा कैसा क्वेश्चन आया है? ज्ञान के प्रसारक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, ये करिए या नहीं तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है, इसकी शैक्षिक उपयोगिता लिखे। यानी ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। ठीक है, ये BF स्किनर थे, इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर प्रयोग किया था। ठीक है, जिससे कि इनका भी कबूतर और चूहे पर जो प्रयोग किए थे वो मान्य है, सर्वमान्य है। तो अगर आ जाता है पेपर से आपको CTET में, तो एकदम निश्चित है ये पूछता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, या इसके बारे में पूछता है। तो ये BF स्किनर ने अपना ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिए थे। इन्होंने अनेक प्रकार के पशु पक्षियों पर किया था, लेकिन कबूतर और जो चूहा पर इन्होंने अपना ये किया था प्रयोग, वही सर्वसामान्य है। ठीक है, तो चूहे पर ये क्या प्रयोग किए थे, इनका भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये क्या किए कि एक बॉक्स बनवाए। ठीक है, क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि स्किनर ने एक बॉक्स बनवाए। बॉक्स जो बनवाए थे उसका नाम क्या दिए वो, रुकिए एक सेकेंड, देखिए यहाँ स्किनर महोदय। ठीक है, स्किनर महोदय, इन्होंने क्या किया कि एक बॉक्स बनवाया। ठीक है, बॉक्स में क्या किया कि एक चूहा, ठीक है, ये बॉक्स को समस्यात्मक अपना ये नाम दिया, और बॉक्स में क्या किया कि चूहा को डाल दिए। ठीक है, जो ये बॉक्स बनवाया है, बॉक्स, इसमें क्या हुआ, चूहे को डाल दिए। अब क्या था, चूहा को बहुत तेज भूख लगी। इसमें एक लीवर लगा था, ये मान लीजिए कि इसमें चूहा था। अपना चूहा कूदते इसका पैर लीवर पर पड़ा, और इसका फाटक क्या होता है, खुल जाता है। जाकर के यहाँ खाना रखा होता है, चूहा जाके खाना खा लेता है। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसे ही ये चूहा कुछ दिन, 10 दिन 15 दिन रेगुलर ये प्रक्रिया चलती है। अपना चूहा को बंद कर दिया जाता है, ये टहलता है, इसमें लीवर पर पैर पड़ता है, खुल जाता है, जा करके अपना चूहा खाना खा लेता है, फिर आ जाता है इसमें। तो ऐसे ही करते अब क्या होता है कि चूहा को अब ये कंफर्म हो जाता है कि हमें लीवर पर जब पैर रख रहे हैं तो ये दरवाज़ा खुल रहा है और जा करके खाना खा ले रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर इस BF स्किनर का यही सिद्धांत है, यही प्रयोग है। तो इसको वीडियो में हम लोग विशेष रूप से देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। यानी बालक के अंदर विकास कैसे कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि बालक के अंदर क्या होता है, चलने फिरने से लेकर के विकास से लेकर के सामाजिक विकास, नैतिक विकास, कौशल विकास, गामक विकास, मनोविकास, अनेक प्रकार के विकास, सामाजिक विकास, तो उसके बारे में अवस्था जो है उसके बारे में लिख देना है।
ठीक है। ये भी लिखना है कितने साल में, जैसे मान लीजिए कि 10 माह का बच्चा है तो फर्स्ट वर्ड बोलता है, ठीक है। 11 माह का बच्चा हो गया तो उसके बाद से कितना शब्द ये बोलना सीख गया, ठीक है। ये सब लिखना है। किशोरावस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें, अगर ये हमें नहीं आ रहा है तो हमें ऑप्शन मिल रहा है किशोरावस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6ठा नंबर पर क्वेश्चन जो है, व्यक्तिक भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न आयामों का वर्णन करिए, ठीक है। व्यक्तिक यानी अनेक प्रकार के जो भी व्यक्ति हैं इस दुनिया में, जितने भी व्यक्ति हैं वो अपने आप पर्सनल कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती है। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मोटा होता है, कोई गोरा होता है, किसी के अंदर ज़्यादा तेज सीखने की शक्ति होती है, ठीक है। तो ये व्यक्तिक भिन्नता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिख देना है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अपना जन्म लेते हैं ये, और उसकी विभिन्न आयामों का वर्णन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये अगर नहीं आ रहा है आपको तो ये देख लीजिए, स्मृति का संप्रत्यय क्या है। स्मृति का मतलब याद करने से है, उसका संप्रत्यय क्या है, स्मृति विकास की व्यूह रचना के प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न है वह, इसमें 5 क्वेश्चन आपका 1 2 3 4 5 क्वेश्चन देगा, और इसमें सबके 5 क्वेश्चन के आर करके देगा, यानी 10 क्वेश्चन ये देगा, 10 में से आपको 5 करना होगा, ठीक है, 40 नंबर का। नेक्स्ट देख लेते हैं खंड स में क्या आता है, ठीक है। खंड स देखिए, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया, खंड स हो गया 15, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 15 नंबर का 1 होगा, ठीक है। ये 500 शब्दों में आपको करने हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपको जो करना है वो 500 शब्दों में करना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। कल्पना का मनोवैज्ञानिक अभिप्राय क्या है, इसके प्रकार एवं शैक्षिक उपादेयता का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है 8वां नंबर पर, विविध बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं, गार्डेनर के विविध बुद्धिमत्ता सिद्धांत का वर्णन करें, ठीक है भाई, इसको हमने पढ़ लिया, ये भी नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए 9वां नंबर का क्वेश्चन, विकास एवं अधिगम के संबंध का वर्णन कीजिए और विकास के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये हमें आ रहा है, ये आ रहा है तो इसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे फिर से 10वां नंबर का क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसकी शैक्षिक उपयोगिता दीजिए, ठीक है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे, इसलिए कि सी-टेट के लिए तो ये रामबाण है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब जब हम इसका वीडियो जब चलेगा, बुक का जब सिलेबस हम बनाएंगे, जब वीडियो बनेगा तो इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे, ठीक है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। मंद गति अधिगमकर्ता, ठीक है। बौद्धिक कम अभिक्षमता, अधिगमकर्ता पर गृह भाषा का प्रभाव, पियाजे विचारधारा, ठीक है। तो ये मंद गति अधिगमकर्ता, मंद गति का स्लो लर्नर, जो बच्चे क्या होता है मंद गति अधिगमकर्ता का मतलब कि जो बच्चे मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं लेकिन बहुत स्लो गति से सीखते हैं, वो कितना हुआ पढ़ाइएगा लेकिन उनके सीखने का जो क्षमता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो ये विद्यालय में हम लोगों को मंद गति के भी बच्चे मिलते हैं। ये मंद गति या ये जितने भी दिए हैं ये मंद गति, ये आपको समावेशी शिक्षा जो 2nd सेमेस्टर में आपको मिलेगा, समावेशी शिक्षा का चैप्टर, ये एक विषय पढ़ना है, ठीक है। तो मंद गति अधिगम के बारे में आपको विशेष रूप से उसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया मंद गति से स्लो लर्नर। ये बौद्धिक कम अभिक्षमता, यानी दिमाग से जो कम रहते हैं वो कैसे सीखेंगे। अधिगमकर्ता पर गृह भाषा का प्रभाव, लर्निंग करता यानी जो बच्चा है अधिगमकर्ता जो सीख रहा है उस पर गृह भाषा जो घर पर मातृभाषा होती है उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, क्या पड़ेगा। यानी बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, अपने माता पिता के बातों को सीखता है, घर के भाषा को सीखता है, ठीक है। उसके पियाजे विचारधारा को हम लोग अपना ये क्या पियाजे विचारधारा क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये संज्ञानात्मक विकास पर अपना दिए हैं, तो क्या दिए हैं इनके बारे में भी आप लोगों को विशेष रूप से पढ़ना है, ठीक है। देखिए अब वीडियो ये पेपर यहीं समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे पेपर नंबर 4, ठीक है। पेपर नंबर जो 4 होगा इसका वीडियो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। उसके बाद जो साइको का जो प्रथम बुक है, पहला जो बुक है साइको का, उसको हम लोग टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। बस कल नेक्स्ट पेपर ये ख़त्म हो जाता है, उसके बाद साइको का हम लोग बुक शुरू करेंगे और साइको समाप्त हो जाएगा, पहला पेपर ख़त्म हो जाएगा तो 2nd पेपर हम लोग शुरू करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो कि हमारा प्रयास कुछ आप लोगों को सफल
सफलता के तरफ ले जा सकता है, कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।